कौन सा नेता किसके खिलाफ भर रहा है हुंकार, कौन सी पार्टी को किससे है खतरा। आप देख रहे हैं चुनावी चालीसा का एपिसोड नंबर 18। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया और मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन शर्मा। और आज भी जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ हुआ चुनावी माहौल में। सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि किस किस मुख्य बिंदु पर हम चर्चा करने वाले हैं। अमित शाह जम्मू पहुंचे थे और बीजेपी के वरिष्ठ नेता की हैसियत से उन्होंने आज जम्मू कश्मीर में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया, यानी कि चुनावी मैनिफेस्टो। इस मैनिफेस्टो में 25 पॉइंट्स थे और जिसमें खास तौर पे बीजेपी इस बार जम्मू कश्मीर की जनता के लिए लेकर आई है मां सम्मान योजना, पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना, टीकालाल टपलू आवास योजना और इसके साथ साथ कई और योजनाएं और कई और लुभावने वादे। अब ये वादे बीजेपी अगर सरकार में आती है तो पूरे करेगी, ऐसा उनका संकल्प है। सतीश शर्मा ने छंब में भरी हुंकार, पार्टी को दिया बहुत साफ मैसेज कि अगर कांग्रेस ने उनकी टिकट काटी तो कहीं कांग्रेस का ही पत्ता छंब से ना कट जाए। अब छंब में तारा डूबेगा या तारा चढ़ेगा, ये बहुत अहम होगा देखना, क्योंकि छंब की जनता आज बड़ी संख्या में अपने युवा नेता के साथ जुटी हुई नजर आई। बीजेपी का बाहु सीट से सस्पेंस बरकरार, मगर सीट में और नेता शामिल होते जा रहे हैं और नए नए नाम आ रहे हैं सामने। अब आखिर सीट किसको मिलेगी, ये अमित शाह के दिल्ली पहुंचने के बाद ही साफ होगा। कश्मीर में अपनी सीट बारामूला से हारने के बाद लोकसभा में अब विधानसभा में सज्जाद लोन भी 2 सीट्स पर चुनाव लड़ेंगे। ये देखना होगा कि क्या सज्जाद लोन के पास नेता ही नहीं बचे या फिर अब उनकी पार्टी में केवल वही चेहरा है और वही चाहते हैं कि हर जगह से लड़ूं और जीतूं। कांग्रेस ने बीजेपी के मैनिफेस्टो पर दिल्ली से सवाल करने शुरू कर दिए हैं। अब बीजेपी इसका जवाब कैसे देगी, ये देखना बहुत अहम होगा। तो शुरुआत में सबसे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता, केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू में थे। अमित शाह जैसे ही जम्मू पहुंचे सीधे अनुथम होटल गए और वहां पर बीजेपी का मैनिफेस्टो, जिसका नाम बीजेपी ने संकल्प पत्र रखा था, उसको जारी कर दिया। संकल्प पत्र की एक कॉपी भी हमारे पास है। हमने ये रखा है कि 25 पॉइंट्स के इस संकल्प पत्र में बीजेपी ने किन किन बातों पर गौर किया है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले पहला बीजेपी का पॉइंट, इरेडिकेट टेररिज्म एंड सेपरेटिज्म इन J&K। उसके बाद ये चर्चा हम अपने सहयोगी पवन जी से करेंगे, मगर पहले मैं आपको ये बता दूं कि अमित शाह ने सीधा निशाना उमर अब्दुल्ला का नाम लेते हुए उन पे साधा और ये कहा कि अगर उमर अब्दुल्ला कहीं पर भी रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण को छूने की भी बात करेंगे तो बीजेपी इस बात में कहीं भी उनके साथ खड़ी नहीं है और बीजेपी आरक्षण को छूने तक नहीं देगी। और ये आरक्षण की बात वो कर रहे थे, पहाड़ी और गुजरों के आरक्षण की। वहीं दूसरी ओर उन्होंने रिजर्वेशन के साथ साथ बाकी कई मुद्दों पर भी घेरना शुरू कर दिया कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और ये कहा कि हमारी अकेले की सरकार बनेगी। तो पवन जी, ये 25 पॉइंट्स तो हमारे सामने हैं, आपके पास संकल्प पत्र भी पड़ा हुआ है एक मोटी किताब के रूप में। तो अब क्या लगता है कि ये वादे जो बीजेपी आज जनता से कर चुकी है, अब उनके कैंडिडेट किस तरह से इसको आगे लोगों तक लेके जाएंगे और इसका असर कितना देखने में मिलेगा चुनावों में? देखिए, इसमें एक तो लेट हो गए, लेट तो हुए, समय कम है, फिर उम्मीदवार भी अभी फाइनल नहीं है जी, तो जनता तक लेके किसने जाना है, सवाल ये है। ठीक है, आपने बहुत अच्छा संकल्प पत्र जारी किया जम्मू कश्मीर के लिए, 25 प्रॉमिसेस जो हैं वो कर दिए। इसमें मुझे एक चीज़ अच्छी लग रही है, मां सम्मान योजना। 18,000 रुपया साल का मिलेगा जो भी एल्डर लेडी होगी, किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी घर में वो उसको मिलेगा, वो अच्छा एक। और दो मुफ्त सिलेंडर भी हैं, गैस सिलेंडर। हाँ, वो तो पहले भी योजना थी, उसके तहत वो जम्मू उज्ज्वला योजना। हाँ, और एक चीज़ मुझे इसमें अच्छी लगी कि पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना, कि पंडित प्रेमनाथ डोगरा का नाम जो है उसके नाम पर रोजगार योजना लागू करना, 5 लाख जॉब, एक अच्छा संकेत है अगर ये मिलते हैं तो। बाकी तो और बहुत कुछ है। आतंकवाद को लेकर तो पहले भी रुख साफ ही है कि हम उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, पाकिस्तान से
जो बातचीत की बात चल रही थी कि वो जब तक यहाँ पर नॉर्मलसी नहीं करता पाकिस्तान, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर भाजपा का पहले भी रुख जो है वो कड़ा रहा है, वो अभी भी है। बाकी और बहुत सी आवास योजनाएं हैं, या फिर कश्मीरी पंडित विस्थापित, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज, वाल्मीकिस, गोरखास, वो अच्छे स्टेप हैं, वो होने भी चाहिए। कि ये 4-5 आप कश्मीरी पंडित जो हिंदू हैं उनको आपने कई बार रिहेबिलिटेट किया है, लेकिन ये कुछ कम्युनिटी हैं जिनको कुछ नहीं मिला है। अभी हाल ही में भाजपा के ही सरकार ने जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं उनको वन टाइम सेटलमेंट का अमाउंट भी दिया था, और राइट्स भी ज़मीनों के जो हैं वो दे रहे हैं। ये एक अच्छा स्टेप है, इसकी हम आज भी वो इस चीज़ के ऊपर का है। हाँ, लेकिन रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ जो है अप टू 50% फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी, वो मैं मानता हूँ ठीक है, किसानों के लिए तो अच्छा है भाई साहब। जो आम लोग हैं, स्मार्ट मीटरों ने जो, हालांकि उम्मीद थी कि उस पर कुछ उसके ऊपर आएगा, लेकिन उस पर कुछ नहीं आया। डेली वेजर का मुद्दा इसमें गायब है। हाँ, वही जिसको लेकर बीजेपी लगातार कह रही थी कि डेली वेजर को कंफर्म करेंगे, वो 25 पॉइंट में कहीं नहीं दिख रहा। कहीं नहीं। हाँ, जो अग्निवीर के ऊपर जम्मू कश्मीर सरकार इतने % देगी, 20% जो है वो पहले भी कहा गया था कि हर सरकार जो है स्टेट की, जहाँ पर भाजपा की सरकार होगी, अभी भी जहाँ पर भाजपा की ही सरकार है, सत्ता में आते हैं तो 20% वो भी मिलेगा। बाकी मेट्रो सर्विसेज इन जम्मू एंड कश्मीर, तो आखिर उसको सच्चाई में कहीं ना कहीं तब्दील करने का प्लान बन गया है। मेट्रो आएगी। ऋषि कश्यप पिलग्रिम रिजर्वेशन ड्राइव, रिकंस्ट्रक्ट 100 हिंदू टेम्पल्स, ये कश्मीर में जो डैमेज हुए थे उसके लिए है। टूरिज्म की बात यहाँ पर है कि डेवलपमेंट इकॉनमी के लिए जम्मू एंड कश्मीर में टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर है रीजनल डेवलपमेंट बोर्ड्स इन जम्मू, डेवलपिंग टूरिज्म इंडस्ट्री इन जम्मू रीजन, डल लेक एंड कश्मीर वैली, सेटिंग अप एन अम्यूजमेंट पार्क इन टैटू ग्राउंड इन श्रीनगर। ठीक है, डल लेक के ऊपर हजारों करोड़ रुपए पहले भी खर्चा हो चुका है। मगर सुरईसर मानसर का नाम ज्यादा कहीं, अब उनको रीजनल डेवलपमेंट बोर्ड बना दिए जम्मू में, तो जाहिर सी बात है सुरईसर, पत्नीटाप, जितने भी हमारे पिलग्रिम हैं वो बीच में आएंगे। बट देखना होगा कि उसके ऊपर पिछली बार की तरह अब क्या होता है, क्योंकि पिछली सरकारों ने जम्मू तो हमेशा खड़ोखड़ ही रखा है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो देखते हैं 25 में से कितने जो इनके वायदे हैं। इन सारे पॉइंट से हटकर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यही की कि पीडीपी, एनसी और कांग्रेस ये सोचना छोड़ दे कि कहीं भी मिली जुली सरकार आएगी, बीजेपी अपने दम पे सरकार बनाएगी। ये दावा आज अमित शाह ने कर दिया यहाँ से। देखिए, अपने दम पे भारतीय जनता पार्टी सरकार, कोई भी पार्टी जम्मू कश्मीर में हमने नहीं बना सकती। आप 90 सीटें हैं, कोई भी पार्टी 70 से ऊपर सीटों पे लड़ी नहीं रही, 60 से ऊपर ही बना अभी तक। तो फिर आपका ग्राफ क्या रहेगा, आप कितनी जीतोगे, कितने की सपोर्ट तो लेनी पड़ेगी। वो जिस तरह पहले पीडीपी के साथ आई थी, अब किसके साथ जाती है वो बात अलग है। बट ये है कि गृह मंत्री के दौरे से भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर था, जो कैडर था, उनका उसको बल मिला है, हौसला मिला है कि कोई आया। इतने दिनों से प्रचार की बातें हो रही हैं, टिकटें कट रही हैं, टिकटें आ रही हैं, लोग परेशान हैं। लेकिन ये है कि आज थोड़ा सा लोगों के अंदर वो था कि गृह मंत्री पहुंचे हैं और जहां पर बात उन्होंने की है। इसमें एक चीज़ और थी, मैंने ये पूरा इनके 25 जो मैं देख रहा था, पीएम किसान एडिशनल 4000 रेजिंग टोटल टू 10,000, 10,000 रुपया, ये एक अच्छा है, ये होना भी चाहिए। और मेडिकल सीट्स के लिए भी कहा है कि 1000 न्यू सीट्स जो है वो होंगी मेडिकल कॉलेज में। 1000 कुल मिलाकर देखा जाए तो ये संकल्प पत्र मुझे अच्छा लगा कि इसमें कहीं पर भी वो ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर आप ये कह सकोगे ये पुरानी सरकारों। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का वो सेम है कि हम वो हिल पर्वत वाला, इनके डिफरेंट है। कोई नाम हटाना या रखने से बेटर है, इन्होंने लोगों को चीजें बताई हैं कि ये कर सकते हैं। अब ये बीजेपी सरकार आएगी और बीजेपी के कैंडिडेट कितना लुभा पाएंगे सरकार को, ये देखना होगा। अमित शाह इस समय, जब हम ये प्रोग्राम शुरू हमारा हुआ होगा, जब आप ये देख रहे होंगे, तो अमित शाह गवर्नमेंट गेस्ट हाउस जम्मू पहुंच चुके होंगे। उससे पहले उन्होंने आरएसएस के नेताओं से 6 से 8 बजे तक एक बैठक की, और कल सुबह अमित शाह मिन्हास बरादरी के ग्राउंड पलोड़ा में पब्लिक रैली को संबोधित करेंगे। बहुत चांसेस लग रहे हैं कि यही 25 पॉइंट्स पर वो जनता से भी मुखातिब होंगे कि बीजेपी अगर सरकार बनाती है तो आखिर क्या करेगी। मगर साथ ही साथ कांग्रेस और एनसी पर भी निशाना साधने से नहीं चूकेंगे, और मुझे लगता है कल पाकिस्तान को भी लताड़ेंगे अपनी रैली में। अब ये देखना होगा कि क्या क्या बोलते हैं। फिलहाल जो है जम्मू कश्मीर की राजनीति में वापस आते हैं, तो आज एक और बहुत बड़ी रैली जम्मू के बॉर्डर इलाके छंब में हुई, और वो रैली को संबोधित कर रहे थे फॉर्मर एमपी और जम्मू कश्मीर के एक वरिष्ठ डोगरा नेता मरहूम मदन लाल शर्मा जी के बेटे सतीश शर्मा, जो ताल ठोक रहे हैं छंब से, और बार बार कांग्रेस पार्टी को ये कह रहे हैं
कि ये सीट मेरी है, अगर आप मुझसे सीट काटते हैं तो पार्टी के लिए भी मुश्किल होगा। हमने ये कहा कि क्या छंब में तारा डूबेगा। ताराचंद जो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो भी ताल ठोकना चाहते हैं, और अगर उन्हें सीट मिलती है तो आज जो जन समूह था साफ सी बात है कि युवा नेता के साथ है। पवन जी, छंब भी बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई में नहीं बल्कि कांग्रेस और कांग्रेस की लड़ाई में। तो क्या लगता है? देखिए, मैं दोनों में कहूंगा। राजीव शर्मा को जब अखनूर से हटाकर वहां तो सबसे पहले नारेबाजी उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने की, वहां पर वो नरेंद्र सिंह बाबू जो हैं वहां पर उनके कार्यकर्ता मैदान में आ गए कि आपने गलत टिकट दी, गलत किया है, बाहर का कैंडिडेट दिया है, हम लोकल चाहते हैं। उसके बाद कांग्रेस के अंदर लोगों को ये उम्मीद थी कि इतने सालों के बाद ओपन हुई है तो सतीश शर्मा डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, उनको मिलनी चाहिए। और सतीश वहाँ पर काफ़ी समय से काम भी कर रहे हैं। मदन लाल शर्मा का अपना रसूख उस इलाके में था, श्यामलाल शर्मा का भी इम्पैक्ट उस इलाके में, आखिर चाचा हैं। तो कहीं ना कहीं सतीश के पास लोगों का प्यार था, तो उन्होंने आज बता दिया, उनको पता लग गया कि मेरी टिकट कट रही है, ताराचंद यहाँ आ रहे हैं। देखिए, ये आज कोई कांग्रेस की रैली नहीं थी, ये सतीश के समर्थन में लोग खुद आए थे। उन्होंने कहा था बड़ा जनसमूह, बड़ा जनसमूह था और एक बड़ी रैली निकाली थी, और उन्होंने लोगों को कहा कि मैं वही करूंगा जो आप मुझे कहोगे। तो लोगों की आवाज थी कि अगर टिकट नहीं मिली तो आप इंडिपेंडेंट लड़ें। उन्होंने साफ नारा, वहां पर मैं सुन रहा था कुछ नारे जब चल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमारा नेता सतीश शर्मा, कोई पार्टी का नारा नहीं, किसी निशान पर कोई बात नहीं, कोई मैं देख रहा था पोस्टर बैनर झंडा कुछ नहीं, सिर्फ लोग और सतीश। ये दर्शाता है कि कांग्रेस को भी छंब में मुश्किल हो सकती है अगर भाजपा के लिए। तो क्या ये तस्वीरें कांग्रेस पार्टी के दफ्तर जम्मू में, शहीदी चौक में, श्रीनगर में या दिल्ली में नहीं जा रही होंगी? ये तो आज रैली हुई ना, इससे पहले भी कई बार लोगों की बातें वहां तक पहुंची हैं, लेकिन पार्टी संगठन के भीतर जब कुछ बड़े लोग बैठते हैं तो कुछ लोगों को कंपनसेट करने के लिए छोटे लोगों की बलि दे दी जाती है। इतना कोई बड़ा मसला पार्टी के लिए नहीं होता है, लेकिन कांग्रेस को एहसास होगा बाद में कि बहुत सी सीटें इस चक्कर में इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। आपको लगता है? अगर मुझे लग रहा है वो लड़ेंगे, मुझे लग रहा है वो लड़ेंगे। तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अपने अंदर ही बगावत खड़ी कर देगी अगर छंब से उनके डिजर्विंग कैंडिडेट को सीट नहीं मिली। ये हम नहीं कह रहे, ये जन समूह कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं। और अगर जब भी हम कोई वीडियो छंब का डालते हैं तो नीचे जो मैसेज आते हैं वहां से पता लगता है। तो पार्टी भी ये देख रही है कि हम किसी को समर्थन नहीं करते, ये पार्टी का काम है अपना उम्मीदवार देना, हम सिर्फ जनता की बात आपके तक पहुंचाते हैं, जो हमारा काम है पत्रकार के तौर पर। अब चलते हैं वापस बीजेपी में। तो बीजेपी का आज जो सारा तामझाम रहा, जहां गृह मंत्री ने मैनिफेस्टो रिलीज किया, जहां बीजेपी का दफ्तर है, जहां ये सारा अरेंजमेंट था, वो सब कुछ था बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। मगर बाहू का सस्पेंस ऐसा बनता जा रहा है, एक तो मां बावे वाली के नाम पर ये बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, और अभी तक बीजेपी ये रहस्य नहीं सुलझा पा रही कि आखिर कैंडिडेट कौन होगा। पहले फाइनल भी हो गया कि फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता का नाम, फिर ये भी आया कि बीच में विक्रम रंधावा जो फॉर्मर एमएलसी हैं उन्होंने ढोल नगाड़े तक मां के मंदिर में बजवा दिए। फिर दोनों नाम पीछे हो गए और कुछ और नाम आ गया है, वो सब नाम पीछे हो गए और एक फॉर्मर मिनिस्टर का नाम सामने आ गया। चौधरी श्यामलाल। क्या कहेंगे पवन जी? चौधरी श्यामलाल, देखिए 3 जाट बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के पास, चौधरी सुखनंदन, चौधरी श्यामलाल और विक्रम रंधावा। आपने तीनों को साइडलाइन कर दिया, किसी को भी टिकट नहीं दी। हाँ, इसके ऊपर उम्मीद थी कि गांधीनगर में शायद चौधरी श्यामलाल आ जाते, लेकिन वहाँ पर सरदार नरेंद्र सिंह को लाया गया। तो चौधरी श्यामलाल का भी एक अपना रुतबा है, मंत्री रहे हैं। चौधरी सुखनंदन का भी उससे पहले सरपंच भी रहे हैं 2-3 बार। हाँ, पुराने नेता हैं बीजेपी। अब चौधरी सुखनंदन या चौधरी श्यामलाल की बात करोगे तो ग्रामीण परिवेश में पले बड़े हैं, वहाँ पर अच्छी पैठ अपने अपने इलाकों में है। ये बात अलग है कि कई बार हालात आगे पीछे हो जाते हैं और वो डीडीसी की। मगर बाहू में उनका नाम कहाँ से आया? देखिए, बाहू में इसलिए नाम आ रहा है कि किसी न किसी एक जाट नेता के लिए बाहर बात हुई है, भारतीय जनता पार्टी हाईकमान के पास ये बात पहुंची है कि आप एक कम्युनिटी को इग्नोर नहीं कर सकते हो, आपने किसी भी जाट नेता को। और बड़ी बात है वो रहने वाले भी, फिलहाल जो उनका घर है वो इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। हाँ, अब ये है कि श्यामलाल, चौधरी श्यामलाल का नाम जो है, ये अभी जो हम बता रहे हैं पहले, और कोई नहीं बता रहा। ये सिर्फ आप द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ पे सुन रहे हैं कि चौधरी श्यामलाल जो सुचेतगढ़ से पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक,
वो वहां पर चौधरी श्यामलाल का नाम बाहू सीट पे आ गया है। ये हमें भाजपा के तमाम बड़े जो सोर्स हैं उनसे जानकारी मिली है कि चौधरी श्यामलाल शर्मा का नाम पैनल में है, डिस्कशन हो रही है, कल तक लिस्ट आती है, परसों तक आती है, लेकिन ये नाम अब आया है वो इसलिए आया है कि चौधरी श्यामलाल को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका घर भी इसी कंस्टिट्यूएंसी में है और साथ में ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर जाट समुदाय के भी वोट हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए अब वहाँ पर विक्रम दावा या चौधरी श्यामलाल, कविंदर गुप्ता या राजेश गुप्ता, असीम गुप्ता या अरुण गुप्ता, अब ये 6, 7, 8 नामों के बीच में एक नाम और आ गया है। अब ये देखना होगा कि पार्टी किसको फाइनल करती है, बट नाम पैनल में आ गया है। तो कहीं भी जो भी फाइनल होगा वो शायद अभी 2 दिन उसमें लग जाएंगे, क्योंकि अमित शाह कल जब वापस जाएंगे उसके बाद शायद बहुत उम्मीद है कि रविवार तक बीजेपी की अगली लिस्ट सामने आए। उमर अब्दुल्ला के बाद कश्मीर में एक और बड़े नेता जो उमर अब्दुल्ला के साथ ही बारामूला सीट से चुनाव भी हारे थे, सज्जाद लोन, पीपल कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी बनाई थी, पिछली बार भी पीडीपी बीजेपी गठबंधन में मंत्री रहे, सोशल वेलफेयर के मिनिस्टर थे, 2 सीट्स उनकी पार्टी के पास थी, हंदवाड़ा और कुपवाड़ा, और इस बार दोनों ही सीटों से खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया है। क्या कारण है? क्या पीपल कॉन्फ्रेंस के पास नेताओं की कमी हो गई है, या फिर सज्जाद लोन को डर सता रहा है कि वो अपनी सीट हंदवाड़ा नहीं जीत पाएंगे, इसलिए कुपवाड़ा से भी ताल ठोक रहे हैं? ये भी बहुत अहम होगा देखना। और क्यों कश्मीर के बड़े नेता 2-2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं? उमर अब्दुल्ला भी कल 2 जगह से लड़ने की बात कही थी, आज सज्जाद लोन ने कह दिया दोनों जगह लड़ेंगे। देखिए, सज्जाद लोन अपनी पार्टी का इकलौता चेहरा है। उसको लग रहा है कि जहां पर मैं इस समय हूं वहां हार ना जाऊं, इसलिए एक और सीट देख लेता हूं। अगर जीत गया तो कम से कम जो भी सरकार आएगी उसमें ये तो कहा जा सकता है कि हम उनके सहयोगी हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला का तो 2 जगह पे चुनाव लड़ना, आप ये समझ सकते हैं कि वो अपने आप को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर चुके हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो मुख्यमंत्री होंगे। सज्जाद लोन की पार्टी में कभी 2 विधायक होते थे, 2 से ऊपर तो शायद हुए नहीं, 2 ही जब पार्टी बनाई उसके बाद 2। इसके बाद अब इस बार चुनावों में क्या स्थिति रहती है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में जो उनको वोट मिले थे उसके आधार पर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो भी सेफ साइड देख रहे हैं कि कहीं एक जगह तो मिल जाए जहाँ से जीत जाऊं, ताकि कोई भी सरकार बने उसमें मैं ये कह सकूं कि हम समर्थन दे सकते हैं या नहीं दे सकते। जैसे ही अमित शाह जम्मू के एक होटल में संकल्प पत्र रिलीज करके निकले, उसी समय दिल्ली से कांग्रेस ने उनके संकल्प पत्र और उनके स्पीच पर कटाक्ष कर दिया। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया के जरिए ये कहा कि अमित शाह कुछ सवालों का जवाब दें, जिसमें सबसे प्रमुख है कि स्टेटहुड वापस जम्मू कश्मीर को कब मिलेगा। और अमित शाह अपनी स्पीच में पहले ही कह चुके थे कि सही समय आने पर स्टेटहुड मिल जाएगा। तो स्टेटहुड को लेकर मुझे लगता है पवन जी सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अमित शाह ने अपनी स्पीच में कहा स्टेटहुड सही समय पे मिलेगा, और जयराम रमेश ने उनकी स्पीच खत्म होते ही सोशल मीडिया पे लिख दिया कि अमित शाह जवाब दें कि कब मिलेगा। देखिए, स्टेटहुड को लेकर कहीं भी कोई ऐसी टिप्पणी संवैधानिक पीठ की तरफ से नहीं है जैसे कोर्ट ने चुनावों के लिए की थी। स्टेटहुड का जो मामला है, जो भारतीय जनता पार्टी ने जब जहां पर ड्यूटी बनाया था उस समय भी कहा था कि जब सही समय आएगा तो हम इसको राज्य का दर्जा दे देंगे। अब वो सही समय कब आएगा वो एक अलग इशू है, लेकिन स्टेटहुड की मांग जो है वो कांग्रेस भी कर रही है, एनसी भी कर रही है, पीडीपी भी कर रही है, और भाजपा के तो संकल्प पत्र में है ही था पहले कि हम स्टेटहुड लेकर आएंगे। संकल्प पत्र में नहीं है, इसमें नहीं है। जो 25 पॉइंट है इसमें लगता है अभी ये किताब भी हमें पढ़नी पड़ेगी। ये किताब पूरी पढ़ेंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि स्टेटहुड को लेकर क्या कहते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि कहा तो है कि देंगे, लेकिन समय आने पर देंगे। समय कब आएगा ये नहीं पता। तो समय कब आएगा, हर एक का समय आता है, हर बात का समय आता है। आखिर जम्मू कश्मीर का समय कब आएगा जब हम यूटी से वापस स्टेट बनेंगे? मगर बीजेपी का ये स्टेटमेंट इतना ज़बरदस्त है कि इसे किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है। सही समय का मतलब ये भी हो सकता है कि जब जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनेगी तब सही समय है, और ये भी मतलब हो सकता है कि जब बीजेपी की अपनी सरकार है तब सही समय है। मगर सही समय पर स्टेटहुड वापस आएगा ऐसा केंद्र सरकार ने कहा था, और उसी चीज़ पे वो कायम भी हैं कि सही समय जब आएगा, हम सरकार भी जब बन जाएगी यहाँ पर, उसके बाद स्टेटहुड भी वापस हो जाएगा। तो ये मुद्दा ऐसा है जिस पर बीजेपी सही समय कहती है और सभी अपोजिशन पार्टीज ने इसे अपने मैनिफेस्टो में रखा हुआ है। अब देखना यह है। इसमें एक चीज और थी दीपक जी, ये हम देख रहे थे, हमने डेली वेजर की बात की थी, तो यहाँ पर 18 नंबर जो पॉइंट है वो है ग्रीवेंस रिड्यूसल टारगेटेड सपोर्ट फॉर
एडहॉक वर्कर, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज, कम्युनिटी वर्कर एंड मगर टारगेटेड सपोर्ट की बात की है, उन्हें परमानेंट करने की बात नहीं की। देवेंद्र राणा ने तो कहा कि 10 दिन के भीतर परमानेंट। तो इसका मतलब है इसमें भी कहीं स्टेटहुड की ही तरह रख दिया है कि सही समय, क्योंकि टारगेटेड सपोर्ट है कि हम उसको सपोर्ट करेंगे उनको पूरे तरीके से। तो अब देखना ये होगा कि ये मैनिफेस्टो जो आज बीजेपी ने रिलीज किया, इस पर अब ऑपोजिशन किस तरह से सियासी खेल खेलती है, क्योंकि ऑपोजिशन के जितने भी मैनिफेस्टो हैं उस पर तो बीजेपी उन्हें जमकर लताड़ रही है। चुनावी चालीसा में कल जो खास रहेगा वो आपके तक पहुंचाएंगे। और फिर वही बात आज हम आपके सामने करके जा रहे हैं कि सूची जब आएगी कांग्रेस और बीजेपी की आपको दिखाएंगे। वो कल पिछले कई दिनों से आ नहीं रहा है, उम्मीद है अब वो कल जल्दी ही आएगा। बहुत धन्यवाद, मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। लगातार देखते रहिए द न्यूज रूम 24 आवाज, और चुनावी चालसा को जरूर आप शेयर करिए, क्योंकि आपको दिन भर चुनावी चर्चाएं, चुनावी मुद्दे, चुनावी बहस यहां दिख जाती है। बहुत धन्यवाद।